गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास के अंदर हम एक नया कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्या, बेसिकली नया चैप्टर है हमारे पास आज की क्लास का, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। ये चैप्टर और चैप्टर की तरह नहीं है, जैसे कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स थे, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अच्छे अच्छे एग्जाम्पल, इसके अंदर एग्जाम्पल्स नहीं हो सकते। यहां पर क्या होता है, चीजों को क्वेश्चन पढ़ा और उसके मतलब को समझाया, बस इतना ही खेल है यहाँ पर। बस यहाँ वो डिफरेंट डिफरेंट कॉमेडी एग्जांपल्स नहीं होते। यहाँ बस सिंपल सा है कि भाई ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है और जो लाइन आपको लिखी है वो आपको पढ़ना है, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे पेपर में आएगा ही आएगा। वैसे तो हर चैप्टर से पेपर में आता है, इससे भी एक दो क्वेश्चन पेपर में दिखने को मिलते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, हम जब भी कोई नया एक्ट स्टार्ट करते हैं तो एक्ट की जो हेडिंग होती है उसका जो पहला लेटर होता है, नेगोशिएबल का एन, इंस्ट्रूमेंट का आई, एक्ट का ए, वो हमेशा कैपिटल लेटर होता है। कोई भी एक्ट आप स्टार्ट करेंगे, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, जो पहला लेटर होगा सभी का वर्ड का वो कैपिटल होता है। ये पहले भी डिस्कस कर चुका, फिर बताया। अब थोड़ा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, क्योंकि एमसीक्यू में ये काफी बार पूछा गया है, इसलिए इस चैप्टर के अंदर मेरे को हिस्ट्री पढ़ानी पड़ती है। मतलब कैसे बना, कैसे इसका इन्वेंशन हुआ, कब बना, कौन सी डेट को बना, कब लागू हुआ, ये सब चीजें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 1 मार्च 1882। देखिए यहां पर लिखा है 1881 और लागू कब हुआ था, 1882 हुआ था 1 मार्च। मतलब यहां पर इसलिए इसको हिस्ट्री पढ़ाई जाती है क्योंकि इसमें डिफरेंस है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट दोस्तों 1 मार्च 1882 से लागू हुआ था, जबकि ये बन गया था 1881 में। आइए इसके बारे में जानते हैं क्या है ये। देखिए वैसे तो ये एक्ट कई बार बना है, देखो ऐसे कैसे। द एक्ट वॉज ओरिजिनली ड्राफ्टेड इन 1866, मतलब 1866 में इस एक्ट के सभी कानून लिख दिए गए थे। बाय द थर्ड इंडियन लॉ कमीशन एंड इंट्रोड्यूस इन द दिसंबर 1867। 1866 में तो इस कानून में सभी ओरिजिनली ये एक्ट ड्राफ्ट हो गया था, मतलब ये बुक बन गई थी, इसकी एक ड्राफ्ट बुक बन गई थी, इसको हम रूल बुक भी कहते हैं। किसने बनाई थी, थर्ड इंडियन लॉ कमीशन द्वारा बनाई गई थी, और इसको इंट्रोड्यूस करा गया सिलेक्टिव कमेटी, एक गवर्नमेंट ने कमेटी, सिलेक्टेड कमेटी बिठाई और उसमें कुछ मेंबर्स बिठाए कमेटी के, और वहां पर इसको इंट्रोड्यूस करा गया कब, दिसंबर 1867 इन द काउंसिल एंड इट वाज रेफर्ड टू द सिलेक्टेड कमेटी। ठीक है जी, तो बेसिकली क्या हुआ, 1866 में ये एक्ट ओरिजिनली ड्राफ्ट हुआ बाय द इंडियन थर्ड लॉ कमीशन, फिर इसको काउंसिल को इंट्रोड्यूस करा और काउंसिल ने फिर इसको रेफर कर दिया सिलेक्टेड कमेटी की, वो सिलेक्टेड कमेटी द्वारा देखा जाएगा 1867 में। तो 1866 में ये ओरिजिनली ड्राफ्ट हो चुका था, फिर इसको काउंसिल को दिखाया गया, इंट्रोड्यूस करा गया कि हमने ये बनाया है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट नाम का, इसमें इतने इतने कानून होंगे, जो कि 1867 में लागू हुआ था, और उसके बाद इसको फिर रेफर कर दिया गया था सिलेक्टेड कमेटी को। द बिल हैड टू रीड्राफ्टेड, फिर बिल रीड्राफ्ट हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इस बिल के अंदर ड्राफ्ट जो बिल हो गया, ड्राफ्ट हो गया, इसके अंदर जो बहुत सारे कानून लिखे थे वो कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज कर रहे थे लोग कि यार इसमें ये गलत है, ये वाला कानून गलत है, ये वाला रूल गलत है। बहुत सारा क्रिटिसिज्म लेने के बाद ये बिल को दोबारा रीड्राफ्ट करा 1877 में, 10 साल बाद। देख रहे हो आप कितना लो है हमारा कानून, इंडियन सिस्टम। 1867 में तो इंट्रोड्यूस हो चुका था, लोगों ने क्रिटिसाइज करा, और 10 साल बाद जाकर रीड्राफ्ट हुआ है। आफ्टर द लैप्स ऑफ सफिशिएंट पीरियड ऑफ क्रिटिसिज्म बाय द लोकल गवर्नमेंट, हाई कोर्ट एंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स, द बिल वाज रिवाइज्ड बाय द सिलेक्टेड कमिटी इन द स्पाइट ऑफ द बिल कुड नॉट रीच इन द फाइनल स्टेज। ये जो बिल दोबारा जो रीड्राफ्ट हुआ, लोकल गवर्नमेंट द्वारा क्रिटिसाइज करा गया, हाई कोर्ट द्वारा करा गया, चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा करा गया, तो बिल दोबारा रिवाइज हुआ सिलेक्टेड कमेटी द्वारा, और वो जो बिल था वो दोबारा फाइनल स्टेज तक नहीं पहुंच पाया, वो एक्ट नहीं बन पाया। जो रिवाइज बिल करा था वो तब भी एक्ट नहीं बन पाया। देखो कितनी बार बना, आ जाओ दोबारा। 1880 में
स्टेट के सेक्रेटरी ने ऑर्डर निकाला, द बिल हैड टू रेफर्ड अ न्यू लॉ कमीशन, एक नया लॉ कमीशन जो बिल आपने बनाया था नेगोशिएबल वाला, उसको नया लॉ कमीशन को दोबारा रेफर कर दो। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ न्यू लॉ कमीशन द बिल वाज रीड्राफ्टेड, अगेन रीड्राफ्टेड, इट वाज सेंट टू द सिलेक्टेड कमेटी। फिर बिल 1880 में रीड्राफ्ट हुआ। पता है कितनी बार बन रहा है नेगोशिएबल? बड़ी मेहनत करी है इसके बनने में, मतलब ये ऐसे ही नहीं बना, इसको बनने के लिए बहुत सारी मेहनत हुआ, बहुत सारे लोगों ने मना करा गया, क्रिटिसाइज करा। 1866 में पहली बार बिल बना था, ठीक। 1867 में, एक साल बाद, ये बिल काउंसिल को दे दिया था और काउंसिल ने इसको सिलेक्टेड कमेटी को रेफर कर दिया था। उसके 10 साल बाद बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज करा और 10 साल बाद दोबारा रिवाइज करा बिल, और दोबारा क्रिटिसिज्म मिलने के बाद वो बिल फाइनल स्टेज तक नहीं पहुंच पाया। 1877 में, 1866 में पहली बार रीड्राफ्ट हुआ था, पहली बार बिल बना था, तब भी नहीं पहुंच पाया। 1877 में फिर दोबारा रिवाइज करा बिल को, फिर दोबारा कुछ कानून ऐड करे गए, कुछ हटाए गए, फिर दोबारा फाइनल स्टेज तक नहीं पहुंच पाया। 1880 के अंदर दोबारा बिल को रीड्राफ्ट करके देखा कि यार दोबारा रीड्राफ्ट करते हैं इसको, और इस बार न्यू लॉ कमीशन द्वारा रीड्राफ्ट करा और न्यू लॉ कमीशन द्वारा इसको दोबारा सिलेक्टेड कमेटी पे भेजा 1880 में। द ड्राफ्ट दस प्रिपेयर फॉर अ फोर्थ टाइम, चौथी बार ड्राफ्ट प्रिपेयर करा गया, वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द काउंसिल एंड वाज पास्ड इनटू द लॉ इन 1881, और तब जाकर चौथी बार में ये पास हुआ, द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। 1880 में दोबारा बिल ड्राफ्ट हुआ, उसके बाद जब भेजा गया, और भेजने के बाद इसको कहां भेजा गया? कमेटी के द्वारा भेजा गया, ठीक है ना, और कमेटी में भेजने के बाद फिर ये पास हुआ और ये बन गया नेगोशिएबल। एक साल बाद पास हुआ, देख लो, 1880 में बिल ड्राफ्ट हुआ और एक साल बाद जाकर पास हुआ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। और कब पास हुआ था ये बिल? 9 दिसंबर 1881 में ये बिल पास हो गया था कि हाँ, ये जो बिल आप बनाया है, ये ड्राफ्ट आपने बनाया है, ये बिल 1881 में हम इसको पास करते हैं, उसका नाम देंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, जो कि बना है 9 दिसंबर को, जो कि बना है 9 दिसंबर को। बट 9 दिसंबर से लागू नहीं हुआ, लागू हुआ अगले साल 1 मार्च 1882 से। तो बेसिकली इसकी पूरी कहानी थी, 4 बार बिल ड्राफ्ट करा गया, ठीक है जी, 4 बार बिल ड्राफ्ट करा, चौथी बार में ये पास हुआ और जब जाकर बना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, जो कि ये 9 दिसंबर को बना था। 9 दिसंबर को ये एक्ट पास हुआ था और 1 मार्च से 1882 से ये एक्ट लागू करा गया है। हिस्ट्री के बारे में सिर्फ इतना ही जानना है, इसके बाद और कुछ नहीं जानना, और ना इसको याद भी रखना है। थोड़ी बड़ी बातें याद रखनी है कि पहली बार कब ड्राफ्ट हुआ था, दूसरी बार कब हुआ था 1866 में, दूसरी बार 1877 में, है ना, फिर 1880 में हुआ था, फिर 81 में वो पास हुआ, फिर जाकर 1882 से वो लागू हुआ। बस ये 2 डेट याद रखिए आपको कि वो 9 दिसंबर 1881 में पास हुआ और वो 1 मार्च 1882 में लागू करा गया। लोगों को कब मानना है ये बिल? जिस दिन पास हुआ उस दिन नहीं। केम इनटू फोर्स, इनएक्ट का मतलब होता है, इनएक्टेड का मतलब होता है जिस दिन पास हुआ, और केम इनटू फोर्स का मतलब है जनरल पब्लिक इस बिल को कब मानेगी? 1 मार्च 1882 से मानना चालू करेगी। ये था इसकी बेसिक हिस्ट्री। बेसिकली अब हम पढ़ रहे हैं द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। तो सबसे पहले समझना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और इसके क्या फीचर्स हैं। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का क्या मतलब होता है और इसकी विशेषताएं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो सीखते हैं। देखिए, अगर हम कहें कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है तो यहाँ पर 2 वर्ड निकल कर आते हैं, एक आता है नेगोशिएबल और एक आता है इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल का मतलब होता है ट्रांसफरेबल और इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है डॉक्यूमेंट। इसको मैंने अलग से हाईलाइट भी कर दिया। ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, दैट डॉक्यूमेंट इज नोन एज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। बड़ा सिंपल सी सरल डेफिनेशन है। ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको हम वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसफर कर सकते हैं, वो ट्रांसफरेबल डॉक्यूमेंट हो तो वो डॉक्यूमेंट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का क्या मतलब होता है? नेगोशिएबल का मतलब होता है ट्रांसफरेबल, इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है डॉक्यूमेंट, और हम इसकी लाइन में बोलेंगे ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि हम ट्रांसफर कर सकते हैं किसी वन पर्सन टू अनदर पर्सन और वो दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर सकता है, तो ऐसे डॉक्यूमेंट को क्या कहा जाता है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। देयर आर द डॉक्यूमेंट इंक्लूड ओनली, तो इस एक्ट ने 3 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बताए। हालांकि 3 के अलावा भी बहुत सारे होते हैं, ऐसा नहीं है कि 3 ही है,
हालांकि 3 के अलावा भी बहुत सारे हैं दोस्तों, बट यहाँ पर 3 ही बताए गए। इस एक्ट में 3 की ही डेफिनेशन हमें क्लियर करी गई। 3 के अलावा भी बहुत सारे हैं। हमें तो इस एक्ट का मतलब बता दिया ना, इस लाइन का मतलब बता दिया ना भाई, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट हो जिसको आप ट्रांसफर कर सकते हो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। अब जरूरी थोड़ा ना ये 3 होंगे, और भी होंगे, आगे जाके पता चलेगा कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट है जिनको हम ट्रांसफरेबल कर सकते हैं, जो नेगोशिएबल हो सकता है पर नेगोशिएबल एक्ट के अंदर उसको कंसिडर नहीं करा गया, हालांकि वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। तो यहां पर वो 3 डॉक्यूमेंट बताएगा, प्रोमिसरी बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट और चेक। तो यहां पर इस एक्ट ने कहा कि हमारे पास 3 डॉक्यूमेंट, बहुत पुराना है ना, और तब से अमेंडमेंट आती ही नहीं है इस एक्ट के अंदर, रेयर चांस होता है, बहुत ही रेयर चांस हो गया इसके अंदर अमेंडमेंट आई होगी। लास्ट टाइम पता नहीं कब आई थी अमेंडमेंट। तो इस एक्ट के अंदर चेंजेस बहुत कम होते हैं। बन गया बनाया, चलने दो, ठीक है ना। अब तो बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट आ गए जो नेगोशिएबल हो गए। यहां पर 3 बताए गए, जैसे कि बिल ऑफ एक्सचेंज बताया गया, प्रोमिसरी नोट बताया गया और चेक बताया गया। हमने अकाउंटिंग में बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर भी पढ़ा होगा, तो वहां पर भी बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन सीखी होगी, वही डेफिनेशन यहां भी है। सर अकाउंटिंग में पढ़ो या लॉ में पढ़ो, बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब जो होगा वो तो सेम ही रहेगा ना हर जगह, ठीक है जी। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब समझ में आया। तो आइए डॉक्यूमेंट किसे कहते हैं वो समझते हैं। डॉक्यूमेंट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में हमने देखा कि भाई ऐसा डॉक्यूमेंट, इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या हुआ, डॉक्यूमेंट। वो डॉक्यूमेंट क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। देखिए ठीक है, ट्रांसफरेबल हो ठीक है, पर डॉक्यूमेंट क्या है। तो डॉक्यूमेंट का मतलब समझते हैं, एनी रिटन डॉक्यूमेंट क्रिएटिंग राइट इन फेवर ऑफ सम पर्सन, thus a negotiable instrument we mean a written document by which a right is given to a person and which is transferable in accordance with the provision of Negotiable Instrument Act 1881। क्या था, डॉक्यूमेंट का मतलब होता है रिटन डॉक्यूमेंट, जो किसी पर्सन के फेवर में हो, ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट जिसको क्रिएट करा जाता है और किसी पर्सन को क्या कहता है, उसको अधिकार दे देता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक चेक आपको बोलता हूं, आपका नाम लिखा मैंने चेक में, आपका अमाउंट लिख दिया और मैंने वो चेक आपको दे दिया। अब मैंने वो चेक जो बनाया, जो क्रिएट करा, वो आपके लिए करा और आपके पास उस चेक का पूरा अधिकार है उससे पैसे लेने का। बैंक पे जाओगे, आपके पास पूरा राइट आता है कि आप उस चेक को दिखाकर पैसा ले सकते हो। तो जो चेक मैं क्रिएट कर रहा हूं, क्या वो रिटन डॉक्यूमेंट, क्या वो रिटन में है? यस। तो ऐसा डॉक्यूमेंट का मतलब होता है रिटन डॉक्यूमेंट, जिसको बनाया जाता है किसी पर्सन के फेवर में, किसी पर्सन के लिए बनाया जाता है और उसको एक अधिकार दे दिया जाता है कि हाँ भाई ये चेक दिखाकर तुम बैंक से पैसा ले सकते हो। तो डॉक्यूमेंट का मतलब ऑरल नहीं होगा, रिटन होगा सिर्फ। तो ये समझिए, अगर डॉक्यूमेंट की बात हो रही है तो मींस रिटन भाई रिटन ही हो सकता है। और ट्रांसफर, ऐसा डॉक्यूमेंट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर, जो इंस्ट्रूमेंट वर्ड का मतलब है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में जो इंस्ट्रूमेंट वर्ड का मतलब है उसका मतलब डॉक्यूमेंट था। और डॉक्यूमेंट क्या मतलब होता है, रिटन डॉक्यूमेंट। जब हम कोई सा भी डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होगा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में डॉक्यूमेंट का मतलब होता है सिर्फ रिटन डॉक्यूमेंट, जिसको क्रिएट करा जाता है किसी पर्सन के लिए और उसको एक अधिकार दिया जाता है, ठीक है। जैसे चेक के अंदर हम ऐसा करते हैं। क्या लिखा है, thus a negotiable instrument means a written document। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है, रिटन डॉक्यूमेंट है। बाय विच a right is given to some person। उस डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने का मतलब क्या है, किसी दूसरे पर्सन को अधिकार दे देना। एंड विच इज ट्रांसफरेबल, और वो जो डॉक्यूमेंट है वो दूसरा पर्सन किसी और को ट्रांसफर कर सकता है इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द नेगोशिएबल। ट्रांसफर करने का प्रोविजन नेगोशिएबल में लिखा हुआ है। जैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बताएगा ट्रांसफर करना है, वैसे ही करना होगा। आप अपनी तरीके से ट्रांसफर नहीं कर सकते। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ने बता रखा है कि ये डॉक्यूमेंट कैसे ट्रांसफर होता है। आप कर सकते हैं ट्रांसफर, पर प्रोविजन मानना होगा, रूल मानने होंगे, कुछ सेक्शंस मानने होंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के। ये तो हो गया डॉक्यूमेंट का मतलब। अब आ जाओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। जैसे कि हमने पढ़ा कि एक लाइन में हमने देखा भाई ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको हम इजीली ट्रांसफरेबल कर सकते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, वो डॉक्यूमेंट जो रिटन डॉक्यूमेंट होगा वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा। फिर भी क्या लाइन लिखी है लॉ द्वारा, कहता है इन कॉमन पैरेलल्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन कॉमन पैरेलल्स। कॉमन पैरेलल्स मतलब सबके लिए है। एक मेरे लिए जो डेफिनेशन है वही आपके लिए भी है, वही सबके लिए, मतलब सभी के लिए एक ही डेफिनेशन होगी, सबके लिए डिफरेंट नहीं है। सभी के लिए जब एक डेफिनेशन होती है उसको कॉमन पैरेलल्स कहते हैं। A negotiable instrument can be understood as a piece of paper। एक negotiable instrument क्या है, उसको आप इस तरीके से समझिए कि वो एक piece of paper है which entitled to sum of money, जिसके अंदर कुछ मनी लिखा हुआ है। जैसे कि मैंने देखा, आपने देखा हुआ चेक। चेक क्या होता है, एक piece of paper होता है जिसमें कुछ पैसा लिखा होता है, मनी लिखा होता है।
अमाउंट लिखा आता है कि 2000 रुपीज या 10,000 रुपीज अमाउंट की बात हो रही होती है उस पीस ऑफ पेपर के अंदर, विच इज ट्रांसफरेबल फ्रॉम 1% टू, चेक मेरा था, मैं आपको ट्रांसफर कर सकता हूं कि हाँ भाई ये मैंने 2 लाख रुपए आपके नाम पे लिख दिए, ठीक है, खुश मत हो। फ्रॉम 1% टू अनदर मेयरली बाय द डिलीवरी और बाय एंडोर्समेंट, मियरली बाय डिलीवरी और बाय एंडोर्समेंट। अब इन दोनों का मतलब क्या है, डिलीवरी और एंडोर्समेंट। जो ट्रांसफर किया जा सकता है वो 2 तरीके से कर सकता है, या तो डिलीवरी सिर्फ ओनली डिलीवरी, या एंडोर्समेंट। अब ये डिलीवरी और एंडोर्समेंट फर्क क्या होता है ये बाद में सीख लेंगे, ठीक है ना। समझिए कि हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कह रहा है कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी पीस ऑफ पेपर जिसमें मनी की बात हो रही होगी, है ना, उसको हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहेंगे, और उसको आप 1% से दूसरे परसेंट ट्रांसफर कर सकते हो। ट्रांसफर करने के 2 तरीके हैं, एक तो बाय डिलीवरी और एक बाय एंडोर्समेंट। अब ये डिलीवरी और एंडोर्समेंट में फर्क क्या होता है ये आगे जाकर धीरे धीरे सीखेंगे। अभी के लिए समझिए कि ट्रांसफर करने के 2 मेथड्स हैं, या तो डिलीवरी के थ्रू ट्रांसफर कर दो या एंडोर्समेंट के थ्रू ट्रांसफर कर दो। इसके बारे में हम बाद में सीखेंगे। द पर्सन टू होम इज ट्रांसफर हैज अ राइट टू फर्दर ट्रांसफर इट। अब जो मैं चेक आपको दे रहा हूं, आप चाहे तो वो चेक किसी और को देकर पैसे निकलवा सकते हैं। भाई मैंने आपके नाम पे चेक बना दिया, आपने वो चेक किसी और को दे दिया कि भैया जाओ मेरे बैंक से पैसे निकाल लाओ, है ना, जाओ बैंक से पैसे निकाल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बट इसके अंदर भी कुछ कंडीशंस होती है, ऐसा नहीं कि वो कोई भी चेक उठाकर निकाल के ले आएगा ना, कोई भी चेक नहीं है, ऐसा नहीं है। कोई कोई चेक ही आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपके नाम पर अगर चेक बनाया तो फिर आप ही ले सकते हो। अगर मैंने किसी के नाम पर नहीं बनाया, मैंने सेल्फ चेक बनाया। अभी सेल्फ चेक क्या होता है आगे जाके वो भी सीखेंगे। सेल्फ चेक ऐसा चेक होता है जिसको आप किसी को भी ट्रांसफर, मैंने आपको दिया, आपने फर्दर किसी को दिया, उसने फर्दर किसी को दिया, कोई भी जाकर पैसे निकाल लेगा। रिस्क चेक होता है, ये रिस्की होता है थोड़ा। चेक के बारे में भी आगे सीखेंगे। अभी के लिए तो सिंपल ये समझिए कि अगर कोई ऐसा पीस ऑफ पेपर जिसमें सम ऑफ मनी की बात कर रहा हो और जो 1% टू दूसरे पर्सन को ट्रांसफर किया जा सकता है ना। ट्रांसफर करने के 2 तरीके हो गए, ओनली डिलीवरी या बाय एंडोर्समेंट। डिलीवरी के थ्रू ट्रांसफर कर दो या एंडोर्समेंट के थ्रू ट्रांसफर कर दो, और जिसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं वो भी फर्दर उसको ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। सेक्शन 13 कहता है द एक्ट डिफाइन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो अब यहां पर सबसे पहले पता चला कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को डिफाइन करा गया एज पर सेक्शन 13 ऑफ द इंडियन नेगोशिएबल ऑफ द इंडियन लगा रहा हूं फॉर ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का सेक्शन 13 हमें बताता है मीनिंग ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है जी। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का जो सेक्शन 13 है वो हमें क्या बताता है, नेगोशिएबल क्या इंस्ट्रूमेंट क्या है, मीनिंग क्या है। यहां पर लॉ की डेफिनेशन है और यहां पर सिंपल डेफिनेशन थी जो मैंने आपको बताई। अब लॉ की डेफिनेशन क्या कहती है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एज अ क्या है, एक प्रोमिसरी नोट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, एक बिल ऑफ एक्सचेंज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, एक चेक पेबल आइदर टू ऑर्डर और टू बियरर। अब यहां पर 2 वर्ड और देखने को मिले, पेबल आइदर, पेबल आइदर या तो आप टू ऑर्डर पेबल कर दो या आप टू दी बियरर पेबल कर दो। अब ये क्या है, टू दी ऑर्डर और टू दी बियर, ये 2 वर्ड भी आप ध्यान रखिएगा। 4 वर्ड हो गए टोटल। एक तो बाय मियरली डिलीवरी, एक एंडोर्समेंट, एक क्या होता है बाय टू दी ऑर्डर और एक होता है टू दी बियरर। ये 4 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको हम आगे पढ़ेंगे डिटेल, बहुत आराम से पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए। बहुत मैंने लिखा हुआ है, मैं दिखा देता हूं आपको, आपको शक हो रहा है तो बच्चा शक करने लग जाता है ना चीजों को लेकर, शक मत करो यार, सब लिखा हो, सब मैंने आपके पढ़ा है, मुझे पता है क्या क्या बताना है क्या नहीं बताना। दिखा देता हूं ना, थोड़ा दूर हो जाएगा सब। बियरर ऑर्डर, है ना, ऑर्डर और बियर के बारे में पढ़ेंगे। बस इस तरह आने से तो दूर की बात, मैं उससे पहले ही बता दूंगा क्योंकि आगे बहुत जगह इसका यूज होने वाला है। कब तक ऐसा कहूंगा कि मैं बाद में बताऊंगा, बताना पड़ेगा, मैं आराम से बताऊंगा, बहुत अच्छे से बताऊंगा आराम से। पर अभी के लिए हम ये समझेंगे कि भाई आप चेक की पेमेंट बाय ऑर्डर कर सकते हो या बाय डिलीवरी कर दो, बाय ऑर्डर या फिर बाय टू दी बियरर कर सकते हैं। अब देखो यहां पर क्या लिखा है, ये देखो बियर और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। अब कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम बियरर डॉक्यूमेंट कहेंगे और कौन सा ऑर्डर डॉक्यूमेंट होगा, बस यही पढ़ लेंगे अभी हम, ठीक है जी। इससे पहले आप देखिए, अभी तो उसके ऊपर बहुत सारा कुछ है, यहां था मैं, यहां पर था, यहां पर क्या कह रहा था कि भाई देखो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है, एक प्रोमिसरी नोट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, एक बिल ऑफ एक्सचेंज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, या एक चेक नेगोशिएबल जिसको पे किया जा सकता है आइदर टू ऑर्डर देकर पे हो सकता है या टू दी बियरर से पे हो सकता है। अब आपको समझ नहीं आ रहा भाई ऑर्डर से पे हो सकता है, ऑर्डर तो फिर भी आप एक इमेजिनेशन बनाओ, किसी को ऑर्डर दिया भाई पे कर नहीं, ठीक है, टू ऑर्डर और टू दी बियरर,
है ना। ये दो वर्ड का मतलब समझिए कि इनकी पेमेंट ऑर्डर के थ्रू पेमेंट हो सकती है या बियर्ड के थ्रू। अगर किसी चेक की पेमेंट ऑर्डर के थ्रू हो सकती है वो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा, और अगर किसी चेक की पेमेंट बियर्ड के थ्रू हो सकती है वो बियर इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा। समझेंगे, ऑर्डर और बियर्ड का मतलब ही समझेंगे। अब प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक, जब भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे तो ये तीन डॉक्यूमेंट की बात होगी ही होगी। अब प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। अब हम क्या कर सकते हैं, इनको तीनों को इकट्ठा बोल सकते हैं। प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक एक साथ कह सकते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज पेबल टू द ऑर्डर टू विच इट इज एक्सप्रेस टू बी पेबल टू अ पर्टिकुलर पर्सन, डज नॉट कंटेन वर्ड प्रोहिबिटिंग ट्रांसफर or indicating or intention that it should not be transferred. Negotiable instrument may be payable to two or more people jointly, or it may be made payable in the alternative to one or two or some of these several pays. ये कह रहा है कि देखिए यहां तो इसने बताया, क्या बताया, यहां तो इसने बताई ऑर्डर की डेफिनेशन कि अगर आप ऑर्डर पे करते हो ना, पेबल टू दी ऑर्डर, तो क्या होगा, मतलब बाद में दिखा दूंगा इसको, तो डेफिनेशन में बाद में भी दिखा दूंगा। यहां पता क्या कह रहा है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या हो सकता है, मे बी पेबल टू और मोर पीपल्स जॉइंटली, दो या दो से ज्यादा पर्सन अगर इकट्ठा हमारे साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं तो हम उसको एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे कर सकते हैं। चेक के थ्रू पेमेंट हो सकती है, दो या दो से ज्यादा पर्सन को, बीआर के थ्रू पेमेंट हो सकती है, या आप अलग अलग भी कर सकते हैं या दोनों को इकट्ठा जॉइंटली भी कर सकते हैं। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप चेक दोगे तो सिर्फ एक ही पर्सन को दोगे, दो या दो से ज्यादा पर्सन जॉइंटली भी दे सकते हैं या सेवरली अलग अलग भी दे सकते हैं। यहां हो गया सर आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब खत्म। कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का बेसिक मीनिंग क्या होता है। आइए मैं आपको एग्जांपल समझाने की कोशिश करते हैं। अभी तो हमने सीखा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है बेसिकली, है ना। अब इसको बनाया क्यों गया, ये एक्ट क्यों ड्राफ्ट करा गया, भाई क्या जरूरत पड़ गई इस एक्ट को ड्राफ्ट करने की, इस एक्ट को ड्राफ्ट करने की क्या जरूरत पड़ गई, क्यों बनाया गया एक्ट। देखिए क्योंकि एक्ट बनाया गया, पास हो गया 1881 में। आपको पता है ये एक्ट कब से बनना चालू हुआ था, 1866 से बनना चालू हुआ था। पहली बार एक्ट रीड्राफ्ट कब हुआ था, ड्राफ्ट 1866 में, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल उस टाइम की बात करें तो उस टाइम पे क्या होता था, कोई सेलर है, ठीक है ना, कोई सेलर है, वो गुड्स बेच रहा है। अब उस टाइम पे इतने पैसे नहीं होते थे कि कोई भी पर्सन गुड्स खरीदे, पर गुड्स की चीज जरूरी होती थी। तो बाय मान लो उसको कोई नेसेसिटीज फूड खरीदना है, कोई भी ऐसा सामान खरीदना है जो उसको बहुत जरूरी चाहिए भी हो सामान, और इसकी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए वो भी प्रोडक्ट चाहिए। अब सेलर है तो ये बायर सेलर के पास आता है और कहता है कि भैया मुझे एक सामान चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए आपसे। 1866 की बात कर रहा हूँ, उस टाइम बहुत पुरानी बात है। उस टाइम पे पैसों की वैल्यू बहुत होती थी। 1 रुपया किसी के पास होगा तो उसका मतलब बहुत पैसा है उसके पास, और किसी के पास 100 रुपए हो गया ना, वो अरबपति है। आज के टाइम का अरबपति मान लो, उस टाइम के 100 रुपए। पहले 20-30 रुपए में घर बन जाया करते थे, घर 2 मंजिल 3 मंजिल घर बना लो आप 20-30 रुपए में, ठीक है ना। तो ऐसा करो, आज आप यहां से लेकर चलो 1 लाख रुपए और 1886 में पूछो तो आप भगवान अरबपति। आज के 1 लाख रुपए लेकर पीछे चले जाओ आप। तो बायर ने कहा कि मुझे प्रोडक्ट लेना है। मान लो प्रोडक्ट है 10 रुपए का, अभी बहुत महंगा प्रोडक्ट है, 10 रुपए बहुत महंगे होते थे उस टाइम पे। अब बायर है, प्रोडक्ट ले तो ले कैसे, ठीक है जी। अब बायर कहता है कि भैया मेरे पास पैसे नहीं है। सेलर कहता है भाई पैसे नहीं है तो मैं क्यों दूं। सेलर क्या करता था, पहले उधार पे सामान उन्हीं लोगों को देता जिन पे भरोसा होता था भाई, कि हाँ ये पैसा लौटा देंगे। अब बायर नया नया आया है, इसको जानता नहीं है, तो सेलर कह रहा है सर मैं आपको उधार नहीं दे सकता, मैं आपको नहीं जानता, मैं नहीं जानता आपको, तो उधार नहीं दे सकता। तो क्रेडिट पर नहीं दे सकता। मैं जानता नहीं तो मैं आपको उधार कैसे दे दूं।
तो भाई ऐसे में क्या होता था कि देश ग्रो नहीं हो रहा। देश क्यों नहीं ग्रो हो रहा भैया? जितना ज्यादा माल बिकेगा उतना ज्यादा गवर्नमेंट के पास टैक्स आएगा, और टैक्स आएगा तो गवर्नमेंट आगे डेवलप करेगी कंट्री को, ऐसा होता। अब माल बिकेगा नहीं क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी, क्योंकि लोग माल खरीदना चाहते हैं पर उनके पास एट द टाइम पैसे नहीं है, पर कुछ टाइम बाद पैसे वो दे सकते हैं। ऐसे केस के अंदर बड़ी दुविधा आने लगी और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करा इस एक्ट द्वारा कि यार ये ट्रस्ट कैसे बिल्डअप करे। मैं नहीं जानता तो क्रेडिट पे नहीं दे सकता, उधार पर नहीं दे सकता, कहीं ना कहीं ट्रस्ट बिल्डअप करना पड़ेगा ना, क्योंकि सेलर उन्हीं लोगों को उधार पे सामान देता था जिन पे भरोसा होता था। आप भी कहीं नियर बाई अपनी शॉप पे जाते होंगे तो आप भी कहते होंगे भैया मैं आपको कल दे दूंगा पैसा, वो मान जाता था क्योंकि आपको पता है, उसको पता है कि आप रेगुलर आते हो, आपको वो जानता है, तो पैसे लेके कहां जाओगे। तो जिन पे भरोसा होता है, आज के टाइम भी देखो जिन पे भरोसा होता है हम उनको उधार देते हैं, आज के टाइम भी ऐसा चलता है। और जिन पे भरोसा नहीं होता, जिनको हम जानते नहीं, उनको उधार कैसे देते भाई? तो पहले के टाइम तो ये बहुत होता होगा, पहले तो वैल्यू इतनी थी, है ना। तो ऐसे केस के अंदर गवर्नमेंट ने कहा यहां पर सेलर के बिहाफ पर ट्रस्ट बिल्डअप करना होगा। तो गवर्नमेंट ने एक क्या निकाला, एक ऐसा डॉक्यूमेंट निकाला, और वो डॉक्यूमेंट ऐसा डॉक्यूमेंट होगा, वो लीगल डॉक्यूमेंट होगा ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए। अब सेलर ने कहा कि भाई ऐसा है, तुम ऐसा करो, इस डॉक्यूमेंट को आप बनाओ, इस डॉक्यूमेंट को मेकर। अलग अलग सबको बेनिफिट दिए, डॉक्यूमेंट भी अलग अलग बनाए गए और सबके अलग अलग बेनिफिट्स दिए गए। सेलर ने कहा आशा करो तुम ये डॉक्यूमेंट बनाओ, इस डॉक्यूमेंट में ये लिखो कि मैं सेलर इतने रुपए का माल बायर को बेच रहा हूं और बायर मुझे इसका पैसा 2 महीने बाद या 3 महीने बाद देगा। इसमें आप भी साइन करो, इसमें सेलर भी साइन करेगा, इसमें बायर भी साइन करेगा, ठीक है। दोनों साइन करके इस बात पे एक लीगल एग्रीमेंट बना लो कि हाँ, कि अगर कल को बायर पैसे ना दे तो आपके पास एक सबूत रहेगा और आप इस पे केस करके इससे बायर से पैसा रिकवर कर सकते हो। आपके पास प्रॉपर एक वैलिड प्रूफ रहेगा, एक रिटर्न में डॉक्यूमेंट आपने साइन करवा लिया था बायर से। और यहां पर इस डॉक्यूमेंट, क्योंकि ये लीगल डॉक्यूमेंट है, फेक डॉक्यूमेंट नहीं हो सकता, लीगल है। अगर हम किसी को दिखाएंगे कि हाँ भाई इसके साइन हो रखे तो हर कोई मानेगा। हम पुलिस वाले को दिखाते कि देखो सर यहाँ पर इसने साइन करे थे, हम ये मना कर रहा है, तो पुलिस वाले मानेंगे क्योंकि इसके साइन हो रखे हैं इसमें। हम कोर्ट में दिखाएंगे तो कोर्ट भी मानेगा, क्योंकि सब मानेंगे, इसलिए इसको लीगल डॉक्यूमेंट कहा गया। और क्योंकि ये रिटर्न फॉर्म में होता है और ये बायर के लिए बनाया गया कि उधार पे सामान, उधार की ट्रांजैक्शन ज्यादा हो। ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि जितने ज्यादा ट्रांजैक्शन होगी उधार की, उतने ज्यादा गुड्स माल बिकेगा, जीडीपी बढ़ेगी कंट्री की, और कंट्री की जीडीपी बढ़ेगी तो टैक्सेस भी बहुत ज्यादा आएगा और गवर्नमेंट इंडिया को डेवलप भी करेगी। तो इस चीज के लिए उधार से, जब से कॉन्सेप्ट आया ना उधार पे सामान खरीदने का, बेचने का, ईएमआई आज भी चलता है। आपके पैसे नहीं है तब भी आप कोई भी सामान खरीद सकते हो, अमेजोन से, किसी से भी खरीद सकते हो प्रोडक्ट, ईएमआई पे ले लो, उधार पे ले लो, ईएमआई पे पे कर दो। आप क्या 1 रुपया नहीं पड़ा आपके पास, 10 रुपये पड़े, तब भी आप कोई ना कोई सामान खरीद ही लोगे ईएमआई पर। आज का टाइम ऐसे, इससे क्या होता है, परचेजिंग पावर आपके पास बढ़ गई। परचेजिंग पावर इकोनॉमी में सिखाया जाता है आपको, आपके पास परचेजिंग पावर आपके पास बढ़ गई। आपके पास उतना पैसा नहीं है उसको खरीदने के लिए, पर आपके पास क्रेडिट कार्ड होना तो आपकी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। क्रेडिट कार्ड भी आपको नहीं, आपको एक लोन दिया जा रहा है, आपकी जिंदगी लोन पे चलाई जा रही है, तो परचेजिंग पावर आपकी बढ़ जाती है। और समझ, तो ऐसे केस के अंदर दोस्तों ये डॉक्यूमेंट बड़ा काम आए एक सेलर और बायर के बीच में ट्रस्ट जनरेट करने के लिए, और ऐसे डॉक्यूमेंट को ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहा गया। अब सभी डॉक्यूमेंट, अब ये डॉक्यूमेंट क्या हो सकता है, ये प्रोमिसरी नोट हो सकता है, ये डॉक्यूमेंट क्या हो सकता है, ये प्रोमिसरी नोट हो सकता है, ये डॉक्यूमेंट बिल ऑफ एक्सचेंज हो सकता है, ये डॉक्यूमेंट चेक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इस डॉक्यूमेंट को कहा गया एक ऐसा डॉक्यूमेंट, रिटन डॉक्यूमेंट, जिसको 1% टू दूसरे पर्सन ट्रांसफर किया जा सकता है। अब इसके पास ये डॉक्यूमेंट आ जाए कि भाई ये पैसा मुझे इससे लेना है बायर से, तो ये भी फर्दर किसी और को ट्रांसफर कर सकता है। ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन इंडियन गवर्नमेंट द्वारा निकाला गया और इस एक्ट को डिफाइन करा गया, मतलब इस एक्ट को बनाया गया। ये पर्पस था इस एक्ट को बनाने का। ठीक है जी, क्या आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया? क्लियर हो गया इंट्रोडक्शन? तो ये बेसिकली इंट्रोडक्शन था हमारी क्लास का, और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब आपको समझ में आया। अब हमारा जो पॉइंट है वो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये इसकी विशेषताएं क्या है, और फिर टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ये 2 बातें और हम पर डिस्कस करनी है। टाइप्स में तो बहुत ज्यादा ही है, कैरेक्टरिस्टिक्स यहां पर हम देखेंगे। अब पहली क्लास में यही खत्म करूंगा आज, क्योंकि मुझे आज पहली क्लास में आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन, मैं पहले से तय करके आया था कि मुझे कितना बताना। जैसे ये देखो यहाँ पर एक चीज और दिखा दूं मैं आपको, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहां पर है, प्री अजम्पशन पे है। देखो, शेयर सर्टिफिकेट विद अ ब्लैंक ट्रांसफर डीड, डिपॉजिट रिसीव्ड,
मेट रिसिप्ट आर नॉट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इसमें क्लियरली मेंशन कर दिया गया कि ये नेगोशिएबल नहीं है, इसके अलावा और हो सकते हैं नेगोशिएबल, क्योंकि कुछ बातें क्लियरली मैं मेंशन करके चला हूं कि भाई पेपर के अंदर एमसीक्यू में पूछा जाता है कि क्या शेयर सर्टिफिकेट एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है? नहीं है सर। क्या डिपॉजिट रिसिप्ट भाई मैं बैंक में पैसा डिपॉजिट कराता हूँ, वो डिपॉजिट रिसिप्ट में मिल जाता है, क्या वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है? मैं आपको दूंगा, आप सेटिस्फाई हो जाएंगे, हमें पे 10,000 रुपए आ गए, मैंने 10,000 रुपए बैंक में डिपॉजिट करा, मुझे डिपॉजिट स्लिप मिल गई, अब मैं डिपॉजिट रिसिप्ट आपको दे रहा हूँ कि ये लो भैया 10,000 पकड़ो, आप ये लो रिसिप्ट पकड़ो, कह रहा भाई क्या पागल है, रिसिप्ट का क्या करूंगा मैं? तो वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है भाई, ट्रांसफरेबल थोड़ी ना। तो कुछ ऐसी बातें बताई कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, पर हम आगे जाकर इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास हमारा चलेगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की क्या विशेषताएं हैं, और नेक्स्ट क्लास में चलेगा टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल पूरा खत्म कराऊंगा पूरा, मतलब नेक्स्ट क्लास लगभग 1 घंटे से पार जाएगी, 1 घंटा 15 मिनट चलेगी और पूरा खत्म होगा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है, टाइप्स विशेषताएं क्या है और इसके टाइप्स क्या है। शुरुआत में आपको बेसिक पढ़ना पड़ेगा सर, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर कौन कौन सी पार्टीज है, ये पार्टीज के बारे में भी देखना पड़ेगा। फिर जाकर आपको कैपेसिटी टू बिकम अ पार्टी ऑफ नेगोशिएबल, कौन कौन सी पार्टी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर या इशू कर सकती है वो सीखना पड़ेगा। फिर देन जाकर फिर आप डेफिनेशन आएंगे तीनों चीज पे, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और बिल ऑफ एक्सचेंज पर है, अभी है टाइम है इस पे बहुत। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, और नेक्स्ट क्लास होगी बड़ी, छोटी नहीं होगी आज की तरह, जैसे आज भी 15-20 मिनट की आधे घंटे की हो गई, तो नेक्स्ट क्लास होगी 1 से 1.5 घंटे के बीच में, 1 घंटा पार ही जाएगा। ठीक है जी, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।